इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई बताओ, अब पहले वाले पोर्शन में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सर योग्यता नहीं विषय सर। वापस से बता दो। चलो ठीक है, देखो आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये केवल फ्लो चार्ट है कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र श्रोणी भाग में पाया जाता है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, है ना। पेल्विक रीजन, श्रोणी भाग मतलब कि उदर गुहा का जो निचला भाग होगा, लोअर एब्डोमेन कैविटी उसको कह रहे हैं। इसमें वही दो टाइप के ऑर्गन्स होंगे, प्राथमिक जननांग एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी और द्वितीयक जननांगों से मिलकर बना है। द्वितीयक जननांगों को हम यहाँ पर चार कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सहायक जनन नलिका, अंडवाहिनी, इसको बेटा फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूटेराइन डक्ट और सेल्फिंक्स के नाम से जाना जाता है। ये इसके अदर नेम है ओविडक्ट के। गर्भाशय को यूटेरस और योनि वेजाइना। सहायक जनन ग्रंथि में अभी मैंने यहाँ पे केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है बार्थोलिन ग्रंथि, बाकी मैं आपको इसमें दो जोड़ी ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, है ना। एक ग्रेटर वेस्टिबुलर होती है और एक लोअर लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, तो हम दोनों ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे डायग्राम के अंदर। बाह्य जननांग में वुल्वा या भग इंक्लूड करते हैं, और ये सारे इसमें वुल्वा के पार्ट्स हैं, जैसे मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमीन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सभी वुल्वा के पार्ट है। जगन शेल, बग शेप, योनि आच्छद, बृहद बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ। और स्तन ग्रंथि को सहायक जनन ग्रंथि में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग से ग्लैंड है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो मतलब प्रसव के बाद में, है ना, तो शिशु के डेवलपमेंट के लिए उसको नॉरिश करती है, मतलब पोषण प्रदान करती है। जैसे इनिशियली बच्चा जो मिल्क फीडिंग करता है तो न्यूट्रिशन मेमरी ग्लैंड से ही उसको मिलेगा। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है और ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ये केवल फ्लो चार्ट है, इनको इसके अकॉर्डिंग हमें सभी चीजों को डिटेल से आगे पढ़ना है। फिर बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बंद करके भाई उसको सही से, है ना। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्योंकि कई बार वही चीज हो जाती है कि जैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट चीजें पूछे, तो हम एक बार डायग्राम भी उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहां पर देखो, जैसे ये तो पार्ट है, इसमें आगे की तरफ मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर दिख रहा है, लेबल किया हुआ है ना। और पीछे की तरफ पार्ट है मलाशय, मतलब रेक्टम, ठीक है। और मूत्राशय यहां पर यूरिनरी अपर्चर, मूत्राशय छिद्र के द्वारा, ये देखो मैंने एक सर्किल बनाया नीचे, ठीक है, ये यूरिनरी अपर्चर के थ्रू यहां पर ओपन कर रहा है। और ये ऊपर की तरफ हो गया बेटा गर्भाशय। गर्भाशय मूत्राशय के ऊपर और आगे की तरफ स्थित होता है। इस पोजीशन को हम एंटी फ्लेक्सिन पोजीशन कहते हैं। वैसे मैं लिखाऊंगा बेटा ये सारी चीजें थ्योरी में, अभी केवल डायग्राम समझा रहे हैं। बाकी जब अपन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तब एक बार वापस इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं समझने में आएगी, है ना। तो ये गर्भाशय की पोजीशन को बोलते हैं एंटी फ्लेक्सिन पोजीशन। क्या होती है? जिसमें यूटेरस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, मतलब एंटीरियर एंड सुपीरियरली, जो मूत्राशय के ऊपर की तरफ है, देखो पता लग रहा है ना, मूत्राशय के ऊपर है और आगे की तरफ है। इस पोजीशन को एंटी फ्लेक्सिन पोजीशन कहते हैं। ये नीचे जगन संघान, मोन्स प्यूबिस हो गया, ठीक है। ये मूत्र मार्ग है जो आगे मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर खुल रहा है ना। ये भग शेप क्लाइटोरिस हो गया। बाहर की तरफ जो बड़ी फोल्डिंग है वृहद बगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। अंदर की तरफ छोटी फोल्डिंग होती है लेबिया माइनोरा। और यह है योनि द्वार वेजाइनल अपर्चर। हाइमीन यहां पर ही होता है, एक झिल्ली होती है जो इसको पार्शियली कवर करके रखती है, ठीक है, आंशिक रूप से ढक करके रखेगी। तो ये हाइमीन इसी एरिया में प्रेजेंट होगा। और ये गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग गर्भाशय ग्रीवा, यूटेराइन सर्विक्स हो गया, और ये एनस हो गया, यहाँ पर ये वेजाइना है, ठीक है। तो अभी इस डायग्राम को अपन वापस से रिवाइज करेंगे जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।
कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बनाना मत आप कॉपी के अंदर, केवल समझने को है। और बाकी इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ेंगे उस टाइम पर इसको और देखेंगे। देखो, स्त्री श्रोणी प्रदेश का जनन तंत्र दर्शाने वाला आरेखीय कार्ड, ये स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय कार्ड दृश्य है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलो भाई देखो, एक एक पॉइंट अपन इसमें पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें इसमें, ये है डिंब ग्रंथि या अंडाशय, ठीक है, ओवरी हो गए बेटा, ये ओवरी। और ओवरी के पास में ये जो लिगामेंट्स यहां पर अटैच है, देखो मैंने यहां पर ये पिंक कलर से डॉट डॉट मार करके बताए बेटा। यहां पर जैसे अपन ओवरी के बारे में बात करते हैं ना, तो ओवरी 3 प्रकार के लिगामेंट से सस्पेंडेड होती है ना। याद करने का सिंपल तरीका है बोस, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, एस सस्पेंसरी लिगामेंट। ये तीनों लिगामेंट क्या करते हैं, मतलब ओवरी को सपोर्ट देते हैं या उसको साधे रखने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आपको देखो यहां पर मैं डायग्राम में दिखाऊं ना, तो ये है बेटा ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट वृहद लिगामेंट है। और एक देखो मैंने ये पिंक कलर से ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बनाई, इसको हम बोलेंगे यहां पर ओवेरियन लिगामेंट। तो देखो दो तो मैं यहां पर आपको डायग्राम में बता रहा हूं, तो ऐसे 3 लिगामेंट होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है और सस्पेंसरी लिगामेंट है। ये 3 टाइप के लिगामेंट है जो ओवरी को साधे रखने का कार्य करते हैं, ठीक है बेटा, समझने में आ रहा है इस डायग्राम से। फिर आगे देखो, इसके बाद में ये आगे है बेटा यहां पर अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कह रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है जैसे इसमें कीप को आप इंग्लिश में इनफंडिबुलम कहते हो, इनफंडिबुलम। दूसरा भाग हो गया बेटा एम्पुला। तीसरा भाग हो गया इस्थमस, संकीर्ण पथ, ठीक है। ऐसे 3 भाग होते हैं यहाँ पे। अब जो बेटा इनफंडिबुलम भाग है, इस इनफंडिबुलम भाग में यहां पर एक अपर्चर पाया जाता है। देखो इस तरह से, ये ग्रीन कलर से मैंने बना दिया है ना, ये एक अपर्चर है और इस अपर्चर को हम बोलते हैं बेटा यहां पर ओस्टिया रंध्र, ठीक है। ये जो ओस्टिया रंध्र कहां ओपन कर रहा है, तो मैं इसके लिए ये कह सकता हूं कि फैलोपियन नलिका ओस्टिया रंध्र द्वारा ये बॉडी कैविटी में ओपन कर रहा है ना, बॉडी कैविटी में। क्योंकि बेटा ह्यूमन में जो एग का टाइप है, मानव में जो एग है उसको अपन सिलोमिक एग कह सकते हैं। क्योंकि आप ये देखो कि जैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, फीमेल के लोअर एब्डोमेन कैविटी में है, और इस डायग्राम के चारों तरफ क्या होगा, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ क्या होगा, तो ये बॉडी कैविटी के अंदर ही तो है भाई। डायग्राम के चारों तरफ क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो अंडाशय में यहां पर एग जो बना है, तो वो अंडोत्सर्ग होकर के एग बाहर की तरफ आ गया। कहां पर आ गया, बॉडी कैविटी में आ गया। अब बॉडी कैविटी से इस एग को कलेक्ट कौन करेगा भाई, ये तो सिलोमिक एग। आप इसको क्यों कह रहे हो, ह्यूमन में एग को सिलोमिक एग क्यों कहते हैं, गुहीय अंडा कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी कैविटी में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और ये फिम्बरी क्या करते हैं, देखो ये लिखा है ना यहाँ पर झल्लरी, है ना, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। आप इधर वीडियो में ध्यान दो, देखो एक बार, जैसे मान लो कि ये यहां पर अंडाशय है, ठीक है, और ये फैलोपियन नलिका है, और फैलोपियन नलिका का ये वाला भाग है कीपनुमा भाग है, इसको अपन कीपक या इनफंडिबुलम कह रहे हैं, और इस पर ये अंगुली नुमा प्रक्षेप प्रवर्ध पाए जाते हैं, इनको फिम्बरी कहते हैं। इन फिम्बरी में एटलीस्ट 1 फिम्बरी, कम से कम एक फिम्बरी अंडाशय की सतह को टच करती होनी चाहिए,
है ना, ये टच करती होनी चाहिए। तो जैसे एग यहां से रिलीज होकर के बॉडी कैविटी में आएगा, तो ये क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, कौन, फिम्ब्री ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। और मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, उस एग को कलेक्ट करके अंदर की तरफ, यहां पर ओस्टिया रंध्र होगा और ओस्टिया रंध्र के द्वारा इन्फंडिबुलम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आई मेरी बात समझने में। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर एक भी फिम्ब्री ओवरी को सरफेस को टच नहीं कर रहा है ना, तो उस केस में कई बार ऐसे हो जाता है कि डिले हो गया, मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाई, तो वो एग को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अंडा कहां चला जाएगा, फेलोपियन नलिका में तो नहीं आएगा, तो एग कहां चला जाएगा, बॉडी कैविटी में चला जाएगा। और बॉडी कैविटी में क्या फ्यूचर होगा, कोई फ्यूचर नहीं है, डी जनरेट कर जाएगा वहां पे, है ना, फेगोसाइटिक सेल्स वगैरह तो होती है ना, तो एग वहां पर डी जनरेट कर जाता है। तो फिम्ब्री का कार्य क्या है, अंडोत्सर्ग के बाद में जो एग रिलीज हो रहा है उस अंडे को कलेक्ट करना, उसको मतलब वहां से पकड़ना और फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करना, जैसे इन्फंडिबुलम में ट्रांसफर करेगा। अब फिर आगे क्या होगा कि एग में मूवमेंट थोड़ी हो रही है, स्पर्म में तो मूवमेंट हो रही थी, है ना। तो अब फेलोपियन नलिका के जो अंदर वाली सतह है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है बेटा, पक्षमाभी उपकला से, जो हमने पहले पढ़ा भी था एनिमल टिश्यू में। तो वो जो सिलियरी मूवमेंट है ना, वो सिलियरी मूवमेंट उस एग को आगे की तरफ कंडक्ट करके लेके जा रही है, एम्पुला स्थल पर ले जाते हैं। एम्पुला सबसे ब्रॉड एरिया होता है फेलोपियन नलिका का, एम्पुला मतलब तुम्बिका। देखो बायो में क्या होता है कि जो एक चौड़ा भाग होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, फूली हुई संरचना है, उसको हम एम्पुला कह देते हैं। तो पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें निषेचन का स्थल एम्पुला इस्थमस संधि बता रखा था। जो एम्पुला इस्थमस का जंक्शन पॉइंट है उसको फर्टिलाइजेशन का साइट कंसिडर कर रखा था, लेकिन अब नई एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन की साइट हम मानेंगे एम्पुला को, क्योंकि एम्पुला ब्रॉड एरिया है, वहां पर स्पर्म ज्यादा आएंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी एम्पुला के अंदर ज्यादा होगी, तो इसलिए वो वहां पर आगे की तरफ कंडक्ट कर दिया जाता है। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे, अभी हम केवल एक फ्रंट व्यू डायग्राम देख रहे हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था ना कि कौन कौन से ऑर्गन्स कहां कहां पर होते हैं, फिर हमने अलग अलग उन सबको पढ़ा, तो उस तरह से हम यहाँ पे इन ऑर्गन्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये देखो बेटा ओस्टिया है, फिम्ब्री क्या करेगी, इस एग को कलेक्ट करके यहां पर एम्पुला में पहुंचा देता है, ठीक है। ये फेलोपियन नलिका का कीपक भाग हो गया, कीप मतलब इनफंडिबुलम, कीप नुमा होता है इसलिए इसको कीपक कह रहे हैं। एम्पुला फूला हुआ भाग है, और स्थमस का मतलब होता है बेटा कनेक्टर, ज्वाइन करने वाला। तो स्थमस क्या कर रहा है, फेलोपियन नलिका को गर्भाशय से जोड़ता है, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है स्थमस। बताओ बेटा यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, अब हम बात करें यहां पर गर्भाशय की भित्ति के बारे में। तो ये मैंने 3 लेयर यहां पर लिखी, ये है गर्भाशयी भित्ति। तो जो यूटेरस की वॉल है वो 3 स्तरीय हो गए बेटा, ठीक है, 3 स्तरीय हैं। 3 लेयर कौन कौन से हैं, जैसे परिगर्भाशय, इसको हम बोलेंगे परिगर्भाशय को पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सबसे आउटर वॉल होती है इसकी, आउटर वॉल। और गर्भाशय अंत स्तर किसको कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम को। और बीच वाला लेयर कौन सा हो गया, मायोमेट्रियम या मीजोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, क्योंकि बेटा पेशीय स्तर है, और पेशीय स्तर के लिए टर्मिनोलॉजी हम मायो टर्म यूज लेते हैं। मायो टर्म आ रहा है समझ जाना, मसल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मीजोमेट्रियम होता है और एक मायोमेट्रियम होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मीजोमेट्रियम मायोमेट्रियम दोनों अलग अलग चीजें हैं। मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम को बोल रहे हैं, ना कि मीजोमेट्रियम को। अभी वो भी बताऊंगा आपको मीजोमेट्रियम क्या होता है। तो ये 3 भित्ति हो गई। अब हम आगे बात करें यहां पर गर्भाशय के भाग। गर्भाशय भाग, तो गर्भाशय के 3 भाग हैं। पहला भाग है फंडस, सबसे ऊपरी गुंबद नुमा भाग।
दूसरा भाग है बेटा इसमें बॉडी, बॉडी, और तीसरा भाग हो गया यहां पर गर्भाशयी ग्रीवा, है ना। ऐसे गर्भाशय में कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, है ना। सबसे ऊपर ऊपर फंडस, फिर बॉडी, और फिर गर्भाशय ग्रीवा, जिसको आप यूटेराइन सर्विक्स भी कहते हैं। ठीक है, यूटेराइन सर्विक्स भी कहते हैं इसे, यूटेराइन सर्विक्स। अब देखो बेटा, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा नाल मतलब सर्वाइकल कैनाल के थ्रू कहां पर ओपन होगा? वेजाइना में ओपन होगा, है ना। सर्वाइकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में ओपन हो रहा है। अब यहां पे 2 संकीर्णन पाए जाते हैं। अब उन 2 संकीर्णन के नाम क्या बताएंगे? तो उनके बारे में देखो। एक संकीर्णन है यहां पर, इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और एक संकीर्णन होता है एक्सटर्नल ओस, है ना। ये ऐसे 2 कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, तो 2 संकीर्णन होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि गर्भाशय ग्रीवा, यूटेराइन सर्विक्स इंटरनल ओस के द्वारा बॉडी में ओपन होता है, और एक्सटर्नल ओस के द्वारा वेजाइना में ओपन होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स यहीं पर ही पाई जाती है। ये यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रंट व्यू डायग्राम हो गया। बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? नहीं है। ये केवल पार्ट्स हमने देखे हैं, है ना, कोई डिटेल नहीं बताई मैंने आपको। यहाँ पे ये पार्ट्स हमने देखे हैं कि एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, उनको सभी को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। ठीक है, चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं आगे। मादा जनन तंत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरी, या अंडाशय। या तो ऐसे कर लो, एक बार ये फ्लो चार्ट आप लोग लिख लो, फिर बाकी थ्योरी साथ साथ में नोट करते रहना इसमें। और एक डायग्राम के लिए जगह छोड़ेंगे, दोनों डायग्राम नहीं बनाने, जो लास्ट में समझाया था वो डायग्राम बनाएंगे अपन। ये थ्योरी लिख लो बेटा एक बार। तुम्हारे में इतना होता बेटा, पहले से आ रहा था भी। क्या नाम है? आरती नहीं, किसी और का है। नहीं, मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अरे यार, मेरी तबीयत खराब चल रही है तो मैं लिखती नहीं हूँ, तो बीच बीच में लिखने से तो कुछ फायदा नहीं होता। जिससे बड़े ना पूरा चिंता ही नहीं लगता। तो मैं लिखती हूँ जूलॉजी में और उसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में भी लिखती हूँ। ये भी करा दो। हाँ, दोनों सब्जेक्ट बहुत दुख होता है पहले से मुझे आते तो मास्क का हो गया सब? एक मिनट बेटा, हो गया भाई आप लोगों का? कैसा? नो सर, बता दूं? नहीं हुआ सर।
सर नहीं हुआ। हो गया? चलो ठीक है, इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना, है ना, एक पेज छोड़ दो इसके लिए, इसको बाद में बना लेना। फिर आगे देखो बेटा, फिर ओवरी संख्या में एक जोड़ी उत्पत्ति के आधार पर मीजोडर्मल, बादाम नुमा चपटी संरचना है ना, आलमंड लाइक होती है। लंबाई है इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ओवरी ब्रॉड लिगामेंट ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा निलंबित रहती है। मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ये इसको। ये वृक्क के समीप है, वृक्क के समीप होते हैं तथा निचली उदर गुहा से मीजोवेरियम द्वारा जुड़े हैं। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ना बेटा, है ना, ये भी मीजोवेरियम का भाग होता है। और देखो इस क्लाउड में एक पॉइंट और समझा रहा हूं आपको। कई बार पता है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओवरी का बाह्य स्तर और टेस्टिस का बाह्य स्तर, क्या बोलते हैं इनको? तो ओवरी के बाह्य स्तर को मीजोवेरियम और इसको मीजोर्कियम। देखो मीजो प्लस ओवेरियम बराबर मीजोवेरियम, है ना। तो ओवरी के चारों तरफ मीजोथीलियम पेरिटोनियम का आवरण, अरे नाम अलग अलग होते हैं, बाकी चीज वही है, मीजोथीलियम ही है, पेरिटोनियम को ही कह रहे हैं अपन। तो ओवरी के जो चारों तरफ है उसको मीजोवेरियम कह रहे हैं, टेस्टिस के चारों तरफ वो मीजोर्कियम कहते हैं। तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ना, ये भी मीजोवेरियम का ही भाग होता है, ठीक है, ये भी बेटा मीजोवेरियम का ही भाग होगा।
चलो देखो, ये तो हो गए यहाँ पर अंडाशय के सपोर्ट करने वाले लिगामेंट्स की कौन कौन से लिगामेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें ओवेरियन वॉल, अंडाशय भित्ति। तो फर्स्ट नंबर पर है बाह्य भित्ति, ये तो पेरिटोनियम से बना है, ठीक है, पेरिटोनियम, वही सरल सल की उपकला, मीजोथीलियम को ही कहते हैं अपन। फिर दूसरा मध्य स्तर यहां पर हो गया टर्मिनल एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है बेटा, जनन उपकला। और जनन उपकला क्या कर रहा है, सरल घनाकार उपकला का बना होता है, बताने की जरूरत नहीं है, पता है अपने को, है ना। और तीसरा है बेटा अंतः स्तर, यह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनसे मिलकर बना होगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया WFCT है, ठीक है, और ये अल्प विकसित व पतला स्तर होता है, अंदर की तरफ है, अल्प विकसित व पतला स्तर है। जनन उपकला ये सरल घनाकार उपकला से निर्मित होगा, है ना, सरल घनाकार उपकला से। अब ये जो तीन भित्ति बेटा यहां पर हो गई, ये तीनों स्तर मिलकर के अंडाशय के आंतरिक भाग को घेरे रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करें, जैसे अंडाशय का आंतरिक भाग, तो बेटा इसके इंटरनल पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के दो पार्ट हो गए यहां पे, एक स्ट्रोमा का बाह्य परिधीय भाग, इसको आप कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, अंडाशय वल्लकूट। और जो दूसरा इसका अंतः भाग होता है, ओवेरियन मेडुला। मेडुला। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसे बोलेंगे ओवेरियन मेडुला, अंडाशय मध्यांश। ऐसे दो भाग हो गए, है ना, एक तो ओवेरियन कॉर्टेक्स हो गया बेटा, और एक ओवेरियन मेडुला हो गया। अब ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या होगा, यहां पर परिवर्धनशील अंडपुटिकाएं, व कार्पस ल्यूटियम पाए जाते हैं। और इसका कॉर्टेक्स भाग बेटा अल्प संवहनीय होगा, लेस वेस्कुलर होता है। और अगर अपन इंटरनल पार्ट की बात करें, तो इंटरनल पार्ट में यहां पर अंतराली उत्तक पाया जाता है, अंतराली उत्तक से बना होगा, और ये अत्यधिक संवहनीय है, हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है। देखो, अगर अपन जैसे बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं ना, है ना, अपन बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं, तब तो ओवरी का इतना ही कंप्लीट होकर के हम अलग ऑर्गन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन अब पता है अपन क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको oogenesis पढ़ा रहा हूं यहां पे इसके साथ में, क्योंकि जितनी चीजें मैंने ये लिखी है, तो इनको डायग्राम से तो मुझे बताना पड़ेगा, तभी तो समझने में आएगा कि ये कॉर्टेक्स कौन सा है, मेडुला कौन सा है, स्ट्रोमा कैसा है ना। तो अभी हम यहां पर ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम पढ़ रहे हैं, और उस डायग्राम में
जो oogenesis भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो अलग से नहीं बताना पड़ेगा मुझे। तो पहले तो अपन यहां पे इसका डायग्राम देख लेते हैं बेटा, ओवरी का। आप समझ लो पहले, बाद में बना लेना इसको, पहले ध्यान से समझ लो इसको, डायग्राम को। ये ओवरी का बेटा ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम है। सबसे पहले तो आप इसमें कवरिंग देख लीजिए। ये जो ब्लैक कलर से जो लाइनिंग हमने बनाई है, ये है बेटा पेरिटोनियम। ठीक है, और इस पेरिटोनियम के अंदर की तरफ ये घनाकार उपकला जो अपन बना रहे हैं, ये जनन उपकला होगा, इसका जर्मिनल एपिथेलियम। और अब जनन उपकला के अंदर की तरफ ये मैंने ऐसे कुछ लाइन क्रॉस करके बनाई है, और ये हो गया बेटा इसमें ट्यूनिका, एल्बुजिनिया। हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा कि भ्रूण परिवर्तन अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था के दौरान जो यॉर्क सैक होता है ना, यॉर्क सैक, तो यॉर्क सैक से कुछ प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनेगी। ठीक है, देखो जैसे अभी मैंने आपको यहां पर बताया यॉर्क सैक, ठीक है। अब यॉर्क सैक से कौन सी सेल बन रही है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। हिंदी में क्या मतलब समझे बेटा इनका? प्रारंभिक जनन कोशिका। और ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये सेल आगे जाके क्या बनाती है? ओगोनिया, अंडाणु मात्र कोशिका। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट याद रखें जो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, कि उसमें जो नर जनन कोशिका है स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर मादा जनन कोशिका ओगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण प्रीमोडियल जर्म सेल से, यहां भी ओगोनिया प्रीमोडियल जर्म सेल से बन रही है। और प्रीमोडियल जर्म सेल कहां से आ रही है? यॉर्क सैक से आ रही है, यॉर्क सैक। तो ये देखो बेटा यहां पर ऐसे कुछ ये सेल्स इसमें भ्रूण अवस्था में, जब सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाती है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं ओगोनिया सेल। अब ये ओगोनिया सेल की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2 मिलियन ओगोनिया है, और जन्म के बाद नई ओगोनिया नहीं बनती। यॉर्क सैक नहीं होता है, कहां से बनेगी? यॉर्क सैक तो हट जाएगा ना बाद में, तो जन्म के बाद में नई ओगोनिया नहीं बनती है। ठीक है, तो फिर हम ये कहें कि सर स्पर्मेटोगोनिया भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यॉर्क सैक तो वहां भी नहीं होता है। लेकिन वहां पर इसलिए बनेगी क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया के दो टाइप होते हैं। एक सेल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में है तो उसको रिजर्व स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। वो स्टेम सेल होती है बेटा स्पर्मेटोगोनिया की, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके नई स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहते हैं। जैसे ए टाइप और बी टाइप आपको समझाया था, इसमें ऐसे कोई स्टेम सेल्स नहीं है, इसलिए बाद में नहीं बनेगी। अब देखो बेटा भ्रूण अवस्था में ही यहां पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम केवल भ्रूण अवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरी एडल्ट स्टेज तक का डायग्राम यहां से समझाऊंगा।
तो देखो यहां पर भ्रूण अवस्था में अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होकर के क्या हुआ, यहां पर प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन पर स्टॉप हो गया। समझे? तो अभी भ्रूण अवस्था ही चल रही है। जैसे मान लो कि कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसके यूटेरस में फीमेल फीटस डेवलप कर रहा है, तो वो जो फीमेल अभी भ्रूण अवस्था में है ना, उसमें अंड जनन स्टार्ट भी हो चुका है, अभी तक उसका बर्थ भी नहीं हुआ है, भ्रूण अवस्था में है, तो उसकी जो फीटल ओवरी है, तो फीटल ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो चुका है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जन्म के बाद में प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, यहां पर भ्रूण अवस्था में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये टेम्परेरी अरेस्ट कर गया बेटा यहां पे डिवीजन। तो देखो यहां पर क्या बनेगा कि जैसे जो सेल है ना, जो वह उगोनिया कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश कर जाती है और प्रोफेज में स्टॉप हो जाता है, अब उस सेल को हम बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte। बताओ बेटा डिप्लॉइड सेल है नहीं है? अरे डिप्लॉइड तो होगी प्राइमरी oocyte, बताओ हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड होगी? क्योंकि अभी तक तो जो प्रोफेज फर्स्ट ही चल रही है और उसमें अरेस्ट हो गया डिवीजन, है ना, तो अभी तक तो इसमें गुणसूत्र अलग अलग हुए कहां पर हैं? नहीं ना। तो अभी ये डिप्लॉइड सेल, ये तो प्राइमरी oocyte बोल दिया। अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो अंडाशय का स्ट्रोमा भाग है, यहां से कुछ कोशिका इसके चारों तरफ जमा हो जाती है, जैसे ये ग्रीन कलर से सेल मैंने बताई। इन सेल को हम बोलेंगे पुटिकीय कोशिका, या फिर आप इन्हें ग्रेन्युलोसा कोशिका भी कह सकते हो। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हुई, जो इसके कॉर्टेक्स भाग है, ओवेरियन कॉर्टेक्स है, वहां से कुछ सेल्स इसके चारों तरफ जमा हो गई, जिनको आप ग्रेन्युलोसा या पुटिकीय कोशिका कह रहे हो। तो अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको आप बोलोगे 1 डिग्री फोलिकल, मतलब प्राथमिक अंड पुटिका। समझ गए? प्राइमरी फोलिकल, प्राथमिक पुटिका बन गई। ठीक है। अब देखो मेडिकल की बुक में इससे पहले एक स्टेज और आती है, उसको कहता है प्रीमोडियल फोलिकल, है ना, उसको बोलते हैं प्रारंभिक पुटिका। चलो मैं यहां पर थ्योरी में बता देता हूं। 1 डिग्री फोलिकल को आप प्राथमिक पुटिका कह रहे हो, और प्राथमिक पुटिका का निर्माण किससे हुआ है? प्रीमोर्डियल फोलिकल से बनती है। ये मेडिकल की बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में सीधा प्राइमरी फोलिकल से स्टार्ट कर रखा है। तो प्रीमोडियल फोलिकल से 1 डिग्री फोलिकल बनी, प्राइमरी फोलिकल बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है उसमें भी। अब देखो आगे क्या होगा। अब ये जो फीमेल है वो इस अवस्था में ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी, है ना, ये फोलिकल्स ऐसे की ऐसे बनी रहेगी, उसमें कोई ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ये भ्रूण अवस्था है भाई, सेकंड मंथ के समथिंग, मतलब ये उगोनिया सेल्स वहां पर आई, फिर आगे बाद में 5वें महीने तक स्टार्ट हो गया oogenesis वगैरह, सब कुछ चीजें ऐसी की ऐसे एज इट इज चल रही है, बस ये प्राइमरी फोलिकल बनकर के तैयार हो गई। अब आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी इनमें। क्यों ग्रोथ नहीं होगी? क्योंकि बेटा फोलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, जो गोनेडोट्रोपिन है। और गोनेडोट्रोपिन का लेवल तो प्यूबर्टी में इंक्रीज करेगा ना भाई,
है ना, तो ये ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहेगी। अब क्या हुआ, इस फीमेल का यहां पर जन्म हुआ, है ना, बर्थ हो गया। अब बर्थ होने के बाद में देखना इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बर्थ होने के बाद में क्या चेंज आएगा, जैसे ये तो डिप्लॉयड सेल एज इट इज ऐसे की ऐसे बनी हुई है, डिप्लॉयड सेल है, मियोसिस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस सेल को हम बोलेंगे बेटा यहां पर प्राइमरी oocyte। बताओ सही है नहीं है ना, तो प्राइमरी oocyte बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर की सेल्स दे रखे हैं, इनमें समसूत्री विभाजन होने लग गया, तो ये ऐसे कई स्तरीय मल्टीलेयर्ड सेल्स की कवरिंग प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बना लेती है। देखो मल्टीलेयर्ड हो गए ना, पहले एक स्तरीय थी, अब देखो बहुस्तरीय हो गई। तो ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं, इनको बोल रहे हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ठीक है बेटा। अब मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहर एक बेटा कोशिकीय परत और बनती है। ये कोशिकीय परत है जिसको मैंने ऐसे लाइनिंग से रिप्रेजेंट किया, नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे डायग्राम में। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलेंगे बेटा यहां पर थीका स्तर। इंटरना। अरे इंटरना एक्सटर्ना नहीं बेटा, अभी केवल थीका स्तर बना है, विभेदन नहीं हुआ है इसका। ये थीका स्तर बन गया, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, सेकेंडरी फॉलिकल, इस पूरा कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। तो जब पता है फीमेल का बर्थ होता है, उस समय उसमें फॉलिकल कम से कम 1 डिग्री फॉलिकल स्टेज में जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो उस समय फॉलिकल किस स्टेज में होगी, प्राइमरी स्टेज के अंदर होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स होती है। अब ये जन्म के बाद में ये फीमेल में यहां पर क्या हुआ, जैसे इसका प्यूबर्टी में एंटर कर गई। ये फीमेल यहां पर प्यूबर्टी में एंटर कर गई। जैसे प्यूबर्टी में एंटर करेगी, मियोसिस 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही मियोसिस 2 स्टार्ट, लेकिन मेटाफेज पर स्टॉप, है ना। अब जैसे फीमेल प्यूबर्टी में एंटर की, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग गए, ठीक है, तो उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी में गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ता है ना, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, तो एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो फॉलिकल्स के ग्रोथ को और ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या होगा कि फॉलिकल की ग्रोथ होगी, है ना, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ होगी, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 के कंप्लीट होते ही मियोसिस 2 भी उसके पीछे पीछे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो भी मेटाफेज पर आकर के रुक जाता है। अच्छा, इसका बेटा कोई कारण भी होता है ना, यहां पर कुछ कारण भी है, क्योंकि मेटाफेज के बाद में एनाफेज स्टेज आती है ना, तो यहां पर एक फैक्टर बनता है, उस फैक्टर को बोलते हैं एमपीएफ, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है। जो एनाफेज को प्रमोट करता है वो नहीं बना है, मेटाफेज को प्रमोट करने वाला फैक्टर यहां पर बना हुआ है, इसीलिए मेटाफेज ही प्रमोट होता रहता है, एनाफेज स्टार्ट नहीं होगा। अब वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को टूटना चाहिए, तब जाकर के आगे डिवीजन स्टार्ट होगा,
है ना, रुका हुआ विभाजन, तो वो शुक्राणु की प्रवेश के कारण ऐसा चेंजेस वहां पर आएगा। अभी तक इस तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आगे देखो बेटा क्या यहां पर अपन पढ़ रहे हैं, जैसे ये हैप्लॉइड सेल बन गए बेटा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो हैप्लॉइड सेल बनेगी, और इस हैप्लॉइड सेल का नाम हम रखेंगे यहां पर सेकेंडरी oocyte। ठीक है बेटा, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा बना दो। और इन मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच में देखो कुछ केविटी भी बन गई, है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये कुछ फ्लूइड सिक्रेट करती है, और उस फ्लूइड को सिक्रेट करने की वजह से इसमें कुछ स्पेस बन जाएंगे। तो ये ग्रीन कलर की जो सेल्स है इनको तो मैंने लिखा मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलोसा, और ये जो केविटी यहां पर बनी है इस केविटी को हम बोलेंगे बेटा एंट्रम। शाबाश, एंट्रम, तरल से भरी गुहा, है ना। एंट्रम तरल भरा रहता, फ्लूइड भरा रहे, और फ्लूइड कौन सिक्रेट कर रही है, ग्रेन्युलोसा सेल सिक्रेट कर रही है। और ये जो थीका स्तर है ना, वो थीका स्तर यहां पे दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गया। देखो एक लेयर तो ये बन गई और एक लेयर बाहर की तरफ बन गई। जो अब बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्नल, और अंदर वाली लेयर को थीका इंटरनल। थीका इंटरनल से कौन सा हार्मोन आ रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये थीका एक्सटर्ना इंटरना बन चुके हैं, और अब जो फोलिकल स्टेज में होती है उसको बोलेंगे टर्सरी फोलिकल, तृतीयक पुटिका। टर्सरी फोलिकल बन चुकी है, ठीक है। अब फिर जैसे जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा तो इसका और ज्यादा मैच्योरेशन होगा। जैसे एफएसएच इंक्रीज करेगा तो इसका मैच्योरेशन होगा, और अब मैच्योरेशन होने पर स्ट्रक्चर देखना किस तरह से बन रही है। सेकेंडरी oocyte। अच्छा, सेकंड मियोसिस अभी भी मेटाफेज पर रुका हुआ है, अगर हो जाता कंप्लीट तो अपन बताते उसको, ठीक है। और अब क्या होगा बेटा, यहां पे ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने चारों तरफ एक पारदर्शी अंड आवरण ओवेरियन मेम्ब्रेन को सिक्रेट करते ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जैसे मैंने यहां पर ये ब्लू कलर से एक लेयर यहां पर बना दी, ये जो ब्लू कलर से लेयर बनी है इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ये प्राथमिक अंड झिल्ली होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि पहले जोना पेलुसिडा बनता है, कोरोना रेडिएटा बाद में बनेगा। जोना पेलुसिडा बन चुका है। अब जोना पेलुसिडा का निर्माण कौन करता है, खुद सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसिडा को सिक्रेट कर रही है। अब जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण यहां पर बना हुआ है। ये जो बाहर की तरफ जो आवरण बना हुआ है इसको बोलते हैं बेटा कुमुलस ऊफोरस। पैकेज में कुछ उल्टा दे रखा है लेकिन हम यही लिखेंगे कुमुलस ऊफोरस यहां पे। तो ये जो स्तर है इसको बोलेंगे कुमुलस ऊफोरस। एक्चुअल में कुमुलस ऊफोरस ही बाद में कोरोना रेडिएटा कहलाता है, ठीक है। कुमुलस ऊफोरस बन गया।
और अब तृतीयक पुटिका में देखो बेटा, तृतीयक पुटिका में हमने छोटी छोटी बहुत सारी एंट्रम बनाई थी। अब यहां पर क्या होगा, ये सभी एंट्रम मिलकर के एक लार्ज एंट्रम बना लेती है। एक बड़ी एंट्रम बन जाएगी यहां पर। देखो एक बड़ी एंट्रम बन गई। अब यहां पे आपको ये जो व्रंत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये व्रंत क्या कर रहा है बेटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को कुमुलस ऊफोरस से कनेक्ट करता है। इस व्रंत को हम कहते हैं डिस्कस प्रोलीजिरस। क्या कह रहे हैं, डिस्कस प्रोलीजिरस, डिस्कस प्रोलीजिरस कहते हैं। ठीक है, इस व्रंत को, और बाकी की ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं वो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हो गई। ठीक है, और ये हो गया यहां पर लार्ज एंट्रम, बड़ी एंट्रम गुहा बन चुकी है। बाहर की तरफ वही थीका इंटरना और एक्सटर्ना डिफरेंशिएट हो जाती है। जैसे ये अंदर की तरफ अपन ने बनाया है थीका इंटरना है, और ये बाहर की तरफ जो अपन बना रहे हैं ये हो गया थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये थीका इंटरना और एक्सटर्ना हो गया। तो इस वाली लेयर को तो हम बोलेंगे थीका इंटरना। इंटरना, और सबसे आउटर साइड वाला हो गया थीका एक्सटर्ना। अब इस समय बेटा एक चेंज हो रहेगा कि सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे लार्ज न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसाइकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस को ही बोल रहे हैं। और ये जो ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर अब बनी है, ग्राफियन फॉलिकल। ये है बेटा परिपक्व ग्राफियन पुटिका। फॉलिकल। अब मेडिकल की बुक में देखते हैं ना, तो उसमें जो जोना पेलिशिडा है इसका निर्माण टर्सरी फोलिकल से स्टार्ट हो जाता है। देखो, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं अपने पैकेज के अंदर जो आप लोग पढ़ोगे तो शायद आपको लगेगा कि ये तो थ्योरी से बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं, है ना। लेकिन अभी हमने यहां तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बातें की है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बोल के बता रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आए तो तुम पूछ लेना मेरे से, क्लास में पूछ लेना, ताकि क्लास में और भी बच्चों को पता लगेगा, डिस्कस होगा उसमें। तो ये देखो, यहां पर जो जोना पेलिशिडा का फॉर्मेशन होता है वो टर्सरी फोलिकल से स्टार्ट हो जाता है ना। स्टार्ट टर्सरी फोलिकल से हो जाता है शुरू। जोना पेलिशिडा का बनना प्रारंभ हो गया तृतीयक पुटिका में, और कंप्लीट बन जाता है ग्राफियन पुटिका में। अब कुछ बुक्स में क्या दे रखा है कि ग्राफियन पुटिका नाम की कोई फोलिकल से नहीं बता रखी है, जो तृतीयक पुटिका है उसी को परिपक्व पुटिका मान लिया। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से, है ना। हमें यहां पर ग्राफियन फोलिकल, मैच्योर फोलिकल, ये डी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करके इसके बारे में बताया, इसलिए इसको ग्राफियन पुटिका के नाम से जानते हैं। बाकी तो इसको आप मैच्योर फोलिकल बोलोगे। अगर यही डायग्राम हम टर्सरी फोलिकल में बना देते हैं कि देखो तृतीयक पुटिका यहीं पर ही हो गई। अब तृतीयक पुटिका भी दो बना दो आप। एक तो मैंने जैसे अभी जो बनाई है, सुनो देखो, ये मेडिकल की बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अभी जो ये तृतीयक पुटिका का डायग्राम दिख रहा है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, परिवर्धनशील तृतीयक पुटिका, है ना। और ये जो ग्राफियन पुटिका है इसको मैंने लिख दिया परिपक्व तृतीयक पुटिका। बताओ क्या फर्क पड़ा उसमें।
डेवलपमेंट की स्टेज तो वैसे की वैसे ही चल रही है ना भाई। तो ये इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे एफएसएच का लेवल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फॉलिकल की ग्रोथ होती जाएगी। तो अब बताओ बेटा, यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो। अब एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में जब एलएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है तो एलएच के हाई लेवल को बोलते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, सर्ज का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन का जो उच्च स्तर होता है उसको सर्ज बोलते हैं। जैसे एलएच के हाई लेवल को एलएच सर्ज बोलेंगे, एफएसएच के हाई लेवल को एफएसएच सर्ज कहते हैं, इस तरह से। तो एलएच सर्ज एलएच के हाई लेवल को बोल रहे हैं। अब एलएच सर्ज होने की वजह से क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा यहां पर डायग्राम आपको बता रहा हूं मैं। देखो, जैसे ये तो यहां पर हो गई ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट है। सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ ये जोना पेलिसेडा हो गया। ठीक है, एक रफली डायग्राम समझा रहा हूं। ये कुमुलस ऊफोरस हो गया, और ये बेटा वो स्टाल्क है, व्रंत है, और ये व्रंत के बाहर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, और ये अंडाशय की भित्ति हो गई बेटा ये वाली। क्योंकि ये जो पार्ट डेवलपमेंट हो रहा है ना वो परिधि भाग में तो हो रहा है। अरे पुटिकाएं कहां होगी, कॉर्टेक्स भाग में होगी। अब एलएच का लेवल बढ़ेगा तो एलएच के लेवल बढ़ने से ये जो व्रंत है ये टूट जाएगा। अच्छा, इसके बाहर वो तो बनाए नहीं अपन ने, एक मिनट, थीका इंटरना और एक्सटर्ना। तो ये जो व्रंत होता है ना बेटा, ये व्रंत यहां से टूट जाएगा प्रेशर बढ़ने की वजह से। क्योंकि एलएच एफएसएच इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से ग्रेन्युलोसा सेल्स और ज्यादा फ्लूइड बनाएगी, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से व्रंत टूट जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ना आप, जहां पर एक डॉट मार्कर से घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एंट्रम में रिलीज हो जाएगा। एंट्रम में रिलीज होने से एंट्रम में और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये जो फॉलिकल है वो फट जाती है। ये फॉलिकल फट जाती है ऐसे। ठीक है, अब फॉलिकल फट जाएगी तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाहर निकल गया एज इट इज, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बाहर निकल गया। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम उठा करके बाहर की तरफ बना देते हैं यहां पे। ठीक है बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स हम बाहर की तरफ बना देते हैं ऐसे कैसे, एज इट इज। ठीक है, क्योंकि ये पुटिका एलएच हार्मोन के बढ़ने की वजह से ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ग्राफियन पुटिका फटेगी तो देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बाहर आ गया। अब देखो क्या क्या चीजें बाहर आई है। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte। क्योंकि अभी तक सेकंड मियोसिस पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं सर। ये क्या होगा बेटा, जोना पेल्यूसिडा, और बाहर की तरफ ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब इसको कोरोना रेडिएटा बोलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को ही आप ओव्यूम या अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ओव्यूम कहते हैं। तो ओव्यूम के इस रिलीज होने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अपन ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, है ना, ये ओव्यूलेशन प्रक्रिया है। अब सुनो, देखो कि जब ये ग्राफियन पुटिका पूरी कंप्लीट थी उस समय इसमें कोई ब्लड वेसल्स ओपन नहीं हो रही थी, कोई रक्त वाहिनियां वगैरह नहीं खुल रही थी यहां पर, है ना। क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स यहां पर ओपन होती तो इस एग के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाती, क्योंकि ये भी तो हैप्लॉइड सेल है ना, इस वजह से। तो यहां पर कोई ब्लड वेसल्स ओपन नहीं हो रही थी वहां पे, पहले कोई रक्त वाहिनी नहीं खुल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ,
जैसे ओव्यूलेशन हुआ तो यहां पर ग्राफियन पुटिका रप्चर हो गई, फट गई, तो ब्लड वेसल्स खुलेगी। तो अब ये जो फटी हुई ग्राफियन पुटिका है ये एक रेड कलर की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। उस रेड कलर की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पस कार्पस ल्यूटियम। हीमोरेजिकम। हीमोरेजिकम रेड कलर की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है क्योंकि ब्लड क्लॉट बनता है। यहाँ पे एक ब्लड ओपन होगा, ब्लड वेसल्स ओपन हो रही है तो ब्लड खुलेगा, एक बड़ा क्लॉट बनेगा, उसको कार्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। और ये जो LH हार्मोन का लेवल अभी तक ज्यादा है तो LH हार्मोन एक पीले रंग का वर्णक बनाता है जिसको ल्यूटीन पिगमेंट बोलते हैं। और उस पिगमेंट के जमा होने की वजह से ये लाल रंग की संरचना येलो कलर के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, पीले रंग का एक वर्णक बना रहा है। और अब इस संरचना को आप कह देते हो कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। अब अगर निषेचन हो गया तो ठीक है, निषेचन नहीं हुआ तो LH डिक्रीज करेगा, LH का लेवल कम हो जाएगा, LH बंद हो जाएगा यहां पर। इसका मतलब वो पीले रंग का वर्णक ल्यूटीन पिगमेंट नहीं बनेगा। वो पिगमेंट नहीं बनेगा तो इसका जो येलो कलर है वो भी धीरे धीरे फॉल्ट होता जाएगा और अब ये व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा जिसको आप कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में जो ये रेड और येलो कलर की स्ट्रक्चर है ना, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है वहां पे, लेकिन इन दोनों को ही कार्पस ल्यूटियम बता रखा है, जो मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम जस्ट आगे बताऊंगा तो उसमें अपन देखेंगे वहां पे। आप तो मुझे ये बताओ यहां तक की जो बातें हैं वो आपको समझने में आई नहीं आई? क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो बेटा। देखो वैसा ही डायग्राम यहां पर बना लेते हैं अपन। ये ग्राफियन पुटिका फट गई और ये हो गया बेटा इसमें ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग हो गया। और अंडोत्सर्ग होने के बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तो वो देख लेते हैं अपन एक बार। यहाँ पर जैसे ये हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के बाहर की तरफ ये ब्लू कलर से जो लेयर है, हाँ रख दे यार यहाँ पे, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, ठीक है बेटा। ये अकोशिकीय परत है, जो भी मैं आगे थ्योरी में आपको बताऊंगा, है ना। ये 2017-18 में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे प्रश्न आए थे इस चैप्टर से। तो ये अकोशिकीय स्तर है और ये बाहर की तरफ जो सेल्यूलर लेयर बना रहा हूं ये बेटा सेल्यूलर लेयर है। जोना पेल्यूसिडा एसेल्यूलर लेयर था, इसको हम कहेंगे यहाँ पर कोरोना रेडिएटा। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ओव्यूम, अंडाणु। ठीक है। और इसके प्रोसेस जो रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। अब देखो ये एक रेड कलर की स्ट्रक्चर में चेंज होगा, फिर बाद में येलो कलर की स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और उसके बाद में व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो रेड कलर की स्ट्रक्चर को कार्पस हीमोरेजिकम, ये इनके सीक्वेंस होती है बेटा बनने की। कार्पस हीमोरेजिकम, कार्पस ल्यूटियम, और ये है यहाँ पर कार्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस, और ये जो अंदर का पार्ट है इसको मेडुला कहता है। मेडुला, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फॉलिकल की
जो ग्रोथ हुई है, पूरा साइकिल है, उसको हमने इस डायग्राम से देखा है। अब मुझे एक बार ये बता दो कि इस डायग्राम में यहां तक के पोर्शन में आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, समझने में आ गया? नो सर। अब एक चीज Yes, और sir. समझ लो, Yes, sir. है ना, अभी एनसीईआरटी का डायग्राम भी बता रहा हूं। एक चीज और समझ लो कि बेटा ये जो प्राथमिक पुटिका है ना 1 डिग्री फोलिकल, अब पता लग ही रहा है कि देखो सर ये भ्रूण अवस्था के दौरान बनती है, ठीक है। अब जब प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका बनती है तो भ्रूण अवस्था में जन्म से पहले एफएसएच हार्मोन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी प्राथमिक पुटिकाएं बेटा डीजनरेट करती जाती है ना, हाशित होती है, प्राथमिक पुटिका नष्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है प्राइमरी फोलिकल के डीजनरेट होने की प्रोसेस को फोलिकुलर अट्रेशिया कहते हैं, और जो नष्ट हुई पुटिकाएं हैं उनको अट्रेटिक फोलिकल्स के नाम से जाना जाता है। खैर वो चीजें हम आगे देखेंगे कि कौन सा बन रहा है, कौन सा नष्ट हो रहा है। अभी आप केवल ये डेवलपमेंट की प्रोसेस बता दीजिए कि यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट नहीं है क्या, समझने में आ गया? नो सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। अब देखो बेटा एक एनसीईआरटी का डायग्राम बताता हूं मैं इसमें, उसके बाद में थ्योरी देखेंगे फिर इसकी। देखो सबसे पहले जैसे यहां से बात करते हैं इसमें 1 डिग्री फोलिकल, है ना, फिर 1 डिग्री फोलिकल के बाद में देखना ये तृतीयक पुटक गह्वर दर्शाता हुआ, गह्वर का मतलब होता है एंट्रम, और ये बेटा ग्राफियन पुटिका है ना, ग्राफियन पुटिका। और इसको देखो लेबल नहीं कर रखा इसने यहां पर, इस वाले पार्ट को जैसे मैंने एक्स नोट किया, तो एनसीईआरटी इसको है ना सेकेंडरी मान ले, टर्सरी मान ले, लेकिन हम तो यही देखेंगे कि जो एंट्रम, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एक फ्लूइड फील्ड केविटी जो एंट्रम है वो तृतीयक पुटिका का विशिष्ट लक्षण होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है बेटा टर्सरी फोलिकल का। फिर देखो ये ग्राफियन पुटिका से ये अंडाणु रिलीज हो रहा है ना, और ये देखो बेटा पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम है। अब पता है एक बार क्वेश्चन क्या आया था, ये भी 2017-18 के आसपास ही आया हुआ है, आप चेक करना सी सेक्शन में, सेम डायग्राम था उसमें, जैसे ए बी और ए कोई पार्ट और होगा शायद सी वगैरह ऐसे, तो उसमें ये पूछा था कि भाई दिए गए जो मतलब ए बी है तो ए बी के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को सेलेक्ट करो। तो बेटा ए बी के अकॉर्डिंग है ना बच्चे अलग अलग चीज सोचे, किसी को कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस हीमोरेजिकम, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों को ही कार्पस ल्यूटियम बताना है। आई बात समझने में? क्योंकि ये पिछले साल भी ये डायग्राम पढ़ाया था, तो उसमें बच्चों ने यही गड़बड़ कर दी थी कि सर आपने तो कार्पस हीमोरेजिकम लिखा रखा था। बस इतना सा था कि मैंने ये डायग्राम उनको ऐसे नोट्स में अटैच नहीं किया, नहीं तो कह सकते थे कि ये देखो यहां पर ऐसा होता है ना, कि देखो अंडाणु के मोचित होने के बाद वाली अवस्था को आपने कार्पस हीमोरेजिकम लिखा रखा है, तो इसमें ये क्यों दे रखा है? तो ये तो भाई इसके अकॉर्डिंग है, आंसर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही जाएगा, इसलिए ध्यान रखना दोनों को कार्पस ल्यूटियम ही एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, कार्पस हीमोरेजिकम ही कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। इस वजह से मैंने आपको स्टेज बताई है ना डिटेल से, कि देखो मतलब इनके बनने की स्टेज क्या होती है, पहले कार्पस हीमोरेजिकम बनेगा, फिर ल्यूटियम बनेगा, फिर एल्बिकेंस बनता है। बताओ भाई अब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक, है ना? अब एक बार एनसीईआरटी निकालो, और एनसीईआरटी में ये जो दे रखा है ना oogenesis वाला, उस पोर्शन को पढ़ लो एक बार, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। 1 मिनट रुको तुम लोग, है ना, उसको पढ़ लो, मैं चाय पी लेता हूँ।
हाँ बेटा देखो ध्यान दो आगे। टॉपिक है अंड जनन या oogenesis। भ्रूण अवस्था में प्रारंभ, है ना, भ्रूण अवस्था में प्रारंभ। पूछा जाए कब स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट तिमाही में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, गर्भावस्था के जो प्रथम 3 महीने होते हैं उसमें स्टार्ट हो जाता है। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मादा के अंडाशय के कोर्टेक्स भाग में होगा, ओवरी के कोर्टेक्स भाग में होता है oogenesis, क्योंकि फोलिकल सारी वहां पर बनेगी। और भ्रूण परिवर्धन के दौरान लगभग 2 मिलियन ओगोनिया अंडाणु मात्र कोशिका, 2 मिलियन ओगोनिया प्रत्येक अंडाशय में बनती है। प्रत्येक अंडाशय में बनती है। जन्म के बाद नई ओगोनिया नहीं बनती। नहीं बनती है। ओगोनिया में विभाजन प्रारंभ होता है और ये अर्धसूत्री फस्ट की प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन उप अवस्था में रुक जाता है। रुक जाता है। इस अवस्था को, इस अवस्था में सेल को प्राइमरी oocyte या हिंदी में कहें तो प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। जो ये स्टेज होती है ना बेटा, इस स्टेज में सेल को क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte बोलेंगे, जिसमें डिवीजन मियोसिस, अच्छा प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ है, उसको हम प्राइमरी oocyte बोलेंगे। इस स्टेज में बोलेंगे उस सेल को प्राइमरी oocyte कहते हैं। फिर आगे देखो बेटा, अब आगे ये डेवलपमेंट करके क्या क्या फॉलिकल्स यहां पर बनाती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राथमिक अंडपुटिका। प्रत्येक प्राइमरी oocyte
oocyte granulosa या पुटिकीय कोशिका के एकल स्तर से आवृत हो जाती है, जिसे प्राइमरी फोलिकल कहता है। क्या अभी भी किसी बच्चे को प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी oocyte में ऐसा है कि दोनों में अंतर नहीं पता हो क्या है? नो सर। प्राइमरी oocyte तो एक सेल को बोल रहे हो आप, और फोलिकल पूरे कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं, है ना? पूरे कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं। जन्म से यौवन आरंभ तक प्राइमरी फोलिकल हाशित होती रहती है, जिसे फोलिकुलर अट्रेशिया कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? फोलिकुलर अट्रेशिया इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राइमरी फोलिकल डीजनरेट करती है, जिससे प्रत्येक अंडाशय में प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिकल ही शेष बचते हैं। ठीक है? ईच ओवरी में कितने फोलिकल्स होंगे? 60 to 80,000 फोलिकल्स, 80,000। है ना? 60 से 80,000। फिर इसके बाद में सेकंड फेज आती है प्राइमरी फोलिकल के बाद में सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल देखो, सेकेंडरी फोलिकल में प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के कई स्तरों से आवृत हो जाती है। आवृत हो जाती है, ठीक है? तथा एक थीका स्तर भी बनता है सेकेंडरी फोलिकल में, तथा थीका स्तर बनता है। ये सेकेंडरी फोलिकल बन गई। सेकेंडरी फोलिकल के बाद में फिर आता है बेटा यहां पर टर्सरी फोलिकल। टर्सरी फोलिकल, इसका विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा एंट्रम है ना? एंट्रम का पाया जाना इसका विशिष्ट लक्षण होता है। थीका स्तर एक्सटर्ना व इंटरना में विभेदित हो जाता है। इंटरना में विभेदित हो जाता है और इंटरना से
एस्ट्रोजन स्रावित होता है। वास्तव में देखा जाए ना तो एस्ट्रोजन नहीं आता है यहां से एंड्रोजन आता है, फिर वो एंड्रोजन जाएगा ग्रेन्युलोसा कोशिका में, और ग्रेन्युलोसा कोशिका फिर एंड्रोजन को एक प्रक्रिया के द्वारा एस्ट्रोजन में चेंज करती है। वो एक प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है, लेकिन वो हम वही बात है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर डायरेक्ट नोट कर देता है कि एस्ट्रोजन स्रावित हो रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। पहले एंड्रोजन आएगा फिर एस्ट्रोजन में चेंज होगा। ठीक है, फिर आगे देखो बेटा, इसके बाद में प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होगा। कंप्लीट होगा, पूर्ण होता है, जिससे एक बड़ी अगुणित सेकेंडरी oocyte तथा एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी ध्रुवीय काई बनती है। पोलर बॉडी बनेगी, दो सेल बनेगी ना, तो एक तो बड़ी है और एक छोटी कोशिका है ना। पोलर बॉडी बाद में बेटा डिजनरेट कर जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte अर्धसूत्री 2 स्टार्ट, लेकिन मेटाफेज से रुक जाता है। मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है। टेम्परेरी फिर से डिवीजन यहां पर अरेस्ट हो जाएगा, स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन फिर से यहां पर रुक जाएगा। ठीक है, और वापस जब स्पर्म एंटर करेगा ओव्यूम में तो तब ये सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा। और लास्ट है बेटा यहां पर ग्राफियन फोलिकल। अरे ये जो चीज है ना, देखो आपने अभी एक बार पढ़ी, बाद में आप जब डायग्राम पढ़ोगे तो तुम्हें तो ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो सारे डायग्राम में पता लगेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वहां पे, है ना। तो वो सारी चीजें डायग्राम में पता लग जाएगी। तो इसके बाद में ग्राफियन फोलिकल, प्रारंभ में एंट्रम क्रीसेंट आकृति छोटी होती है, बाद में बड़ी हो जाएगी। जैसे टर्सरी फोलिकल में छोटी छोटी एंट्रम थी, तो यहां पर पॉइंट नोट करेंगे, प्रारंभ में एंट्रम छोटी क्रीसेंट आकृति छोटी होती है तथा बाद में बड़ी हो जाती है, एंट्रम बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके सेकेंडरी oocyte, इसमें सेकेंडरी oocyte ग्लाइकोप्रोटीन स्तर जोना पेल्यूसिडा स्रावित करती है। तो जोना पेल्यूसिडा किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का। कौन बनाता है जोना पेल्यूसिडा को? सेकेंडरी oocyte। कोशिकीय स्तर है, अकोशिकीय स्तर है, अकोशिकीय। अरे ग्लाइकोप्रोटीन सेल थोड़ी होती है ना, तो ये नॉन सेल्यूलर लेयर है। ग्रेन्युलोसा कोशिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसी समय ग्रेन्युलोसा सेल्स लार्ज हो जाएगी और जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जो कोरोना रेडिएटा बनाती है। अब बताओ भाई, कोरोना रेडिएटा तो कैसा लेयर हो गया?
सेल्यूलर लेयर, और जोना पेलिसिडा अकोशिकीय नॉन सेल्यूलर लेयर है। एलएच हार्मोन के उच्च स्तर में ग्राफियन पुटिका फट जाती है। उच्च स्तर के कारण ग्राफियन पुटिका फट जाती है। एलएच हार्मोन के हाई लेवल को क्या बोल रहे हैं? एलएच सर्ग, जिससे सेकेंडरी oocyte के रूप में सेकेंडरी oocyte के रूप में अंडोत्सर्ग होता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो ओव्यूम होता है ना, ओव्यूम किस फॉर्म में रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओव्यूम रिलीज होता है, ठीक है। और फटी हुई ग्राफियन पुटिका ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम आती है। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम बनाएगी। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? एलएच हार्मोन, है ना। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है? एलएच हार्मोन मेंटेन करेगा। और कार्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन भी स्रावित करती है। अब आपसे पूछ रहा है कौन कौन से हार्मोन स्रावित कर रही है? तो यहां से जैसे एस्ट्रोजन आएगा कम मात्रा में, प्रोजेस्टेरोन आएगा हाई अमाउंट में, ठीक है। और इनहिबिन हार्मोन आएगा। इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगा। बताया था ना आपको, एफएसएच की अति सक्रियता को नियंत्रित करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आपको ऑप्शन में इनहिबिन हार्मोन मादा में कहां से स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है ग्रेन्युलोसा सेल से स्रावित। जो कार्पस ल्यूटियम में ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो सिक्रेट करती है बेटा इनहिबिन को। अगर दोनों ऑप्शन में है तो भी आपको ग्रेन्युलोसा सेल से टिक करना है। आई बात समझने में? तो ग्रेन्युलोसा सेल से ये हार्मोन स्रावित होगा। बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आप लोगों को कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब इसमें मुझे ये लगता है, एक मिनट, कि जैसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके वो जो डायग्राम में देखो, ये जो थ्योरी लिख रही है ना बेटा, ये बाहर देखो, ये वाली प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका, इसी में क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत कम इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको इस थ्योरी के अंदर मिलेगी कि जो उस डायग्राम में नहीं है। जैसे फोलिकुलर अट्रेशिया वहां पर नहीं दे रखा है, जोना पेलिसिडा कौन बनाता है ना, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आ रहा है, तो वो उसमें नहीं दे रखा है, वो आपको थ्योरी से पता लगेगा। तो ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया टॉपिक, ये तो थ्योरी और डायग्राम अलग अलग अपन बता रहे हैं, इसलिए ये चीजें लग रही। बाकी बहुत शार्प छोटा टॉपिक है ये, देखा जाए तो। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या हो जाती है, आपने बताया था पहले। प्राइमरी फोलिकल आशित होती है, इसलिए डीजनरेट हो जाती है क्योंकि उस टाइम पर जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होता है, जो गोनेडोट्रोपिन्स नहीं होता है, इस वजह से वो कंटिन्यूअसली डीजनरेट करते रहती है। ठीक है, और फिर बाद में तभी तो इनके जो नंबर हैं, जैसे पहले 2 मिलियन ओगोनिया, 2 मिलियन मतलब 20 लाख ओगोनिया एक ओवरी में थे, 20 लाख ओगोनिया दूसरे ओवरी में है। तो जब वो जन्म तक लगातार हाशित होती रहेगी तो प्यूबर्टी का आते आते लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी फोलिकल ही शेष बचती है ना। प्राथमिक पुटिका इतनी ही शेष बचती है प्रत्येक अंडाशय के अंदर, बाकी सारी डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, देखो बेटा एक चीज इसमें, हाँ बेटा बोलो।
सर जब कार्पस ये हीमोरेजिकम बनता है तो सर मतलब सर वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो शुरू से ही ओवरी में होती है या फिर बाद में आती है? नहीं नहीं, इसमें देखो क्या होता है कि ये जो थीका लेयर और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है ना, उसमें से एक लेयर तो वेस्कुलर है और एक लेयर एवेस्कुलर है। तो वो तो बेटा ब्लड वेसल्स तो पहले होती है, लेकिन ओव्यूम होता है सेंटर में। ग्रेन्युलोसा जो सेल्स है ना वो एवेस्कुलर होगी वहां पर, ठीक है। तो अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन जब वो पूरा थीका इस तरफ फट जाएगा तो फिर ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती है वहां पे, ठीक है। ओके सर। देखो बेटा, ये है उगोनिया सेल। उगोनिया सेल में समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन करके ये अपनी संख्या में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। इसको आप कह देते हो यहां पर गुणन प्रावस्था। अब क्या होगा कि इनमें से कुछ उगोनिया सेल, जिन उगोनिया सेल में मतलब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और प्रोफेज फर्स्ट पर रुक जाएगा, तो उन सेल को हम बोल देंगे यहां पर प्राइमरी oocyte। और ये भी कैसी है, डिप्लॉइड सेल्स होती है। अब प्राइमरी oocyte में यहां पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना बेटा, फर्स्ट मियोसिस यहां पर हो रहा है, फर्स्ट मियोसिस। ध्यान रखना बेटा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यहां पर न्यूनकारी है, रिडक्शनल डिवीजन है और असमानकारी भी है, असमानकारी। अब वहां पर कैसा था, न्यूनकारी और समानकारी था, क्योंकि दोनों पुत्री कोशिकाएं समान आकृति की बन रही थी, इसलिए समानकारी कह रहे हैं। न्यूनकारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहां पर देखो, एक तो स्मॉल सेल बनी है हैप्लॉइड, और एक देखो बेटा बड़ी सेल बनी है हैप्लॉइड। तो स्मॉल सेल को तो हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और जो लार्ज सेल है इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, इसको सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये असमान विभाजन क्यों हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो सर, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है ना और सेकंड पोलर बॉडी है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका अनइक्वल डिवीजन हुआ है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट है उसका अनइक्वल डिवीजन हुआ है। अगर आप इसको इक्वल डिवीजन कर देते तो जो भ्रूण परिवर्तन किसी भी, जैसे मान लो दोनों में से कोई भी अंडा बनाता, सपोज करो जैसे अभी सेकेंडरी oocyte से अंडा बनेगा तो उसी में भ्रूण बनेगा, समझ रहे हो, सेकेंडरी oocyte में अंडा बनेगा उसी से भ्रूण बनेगा। तो उसमें जो भ्रूण के प्रारंभिक विकास के लिए जो पोषक पदार्थ संचित किए जाते हैं उतने पदार्थ इसमें स्टोर हैं, इसलिए अनइक्वल डिवीजन हुआ है। अगर आप इसमें इक्वल डिवीजन करते, साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट का अमाउंट इक्वल कर देते, तो वो किसी भी सेल में उतना न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं होता जितने अंडे के परिवर्धन के लिए, भ्रूण के परिवर्धन के लिए चाहिए। इसलिए ये डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल होता है, कि एक सेल में पोषक पदार्थ ज्यादा मात्रा में संचित किए जाएं। क्यों संचित किए जाएं, क्योंकि उससे आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का परिवर्धन होगा, ठीक है। तो ह्यूमन में अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या फ्यूचर है, तो आप कहोगे सर दो फ्यूचर है, या तो फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा तो इससे दो सेल बनेगी, या फिर बिल्कुल ही डिवीजन नहीं होगा, ये डीजनरेट कर जाएगी। तो हम तो बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। तो ये देखो बेटा, ये हुआ यहाँ पर सेकंड मियोसिस, और सेकंड मियोसिस भी असमानकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो अलग अलग आकृति में सेल बनेगी। एक सेल को आप बोलोगे सेकंड पोलर बॉडी और दूसरी सेल को आप बोलोगे एग, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे ये बताओ कि आपको यहां तक की बातें जो ये डिवीजन मैंने बताया है ये समझने में आया नहीं आया, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और बता रहा हूं अभी, देखो बेटा, यहां तक का जो डेवलपमेंट फेज है, ठीक है, ये बात है बेटा यहां पर भ्रूणीय जीवन की।
ये भ्रूणीय जीवन की फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte बन गई थी। बताओ, नहीं बताया था क्या मैंने, है ना, कि जन्म से पहले उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, मियोसिस प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन पर रुक जाएगा जिससे प्राइमरी oocyte बनेगी। तो भ्रूणीय जीवन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इस फीमेल का बर्थ होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा कि इसमें जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है वो कब कंप्लीट होता है? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कब कंप्लीट बताया मैंने? जब प्यूबर्टी आती है तो FSH का लेवल बढ़ता है। हाँ, प्यूबर्टी आती है तो ठीक है। तो एक मिनट देखो, इसको तो अपन यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें सेकंड मियोसिस डिवीजन इस फेज पर कंप्लीट हुआ। तो यहां पर मैंने लिखा बेटा प्यूबर्टी, यौवन आरंभ। प्यूबर्टी, और इनके जो बीच का टाइम इंटरवल है इसको बाल्यकाल कह सकते हैं, है ना, या फिर चाइल्डहुड फेज, बाल्यावस्था। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, देखो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पता लग रहा है ना, बाल्यावस्था में। फिर इसके बाद में यौवन आरंभ आने पर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ, और सेकंड मियोसिस कंप्लीट कब होगा बेटा? जब स्पर्म एंटर करेंगे। तो स्पर्म एंटर करने पर या फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखो, इसमें तो अपन ने ये कहा फर्स्ट वाली फेज में कि अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट हुआ और प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन पर रुक गया। देखो यहां पर लेकिन प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन पर स्टॉप हो गया। फिर यौवन आरंभ आने पर क्या हुआ? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, वह मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड था, स्टार्ट, लेकिन सेकंड मेटाफेज 2 पर स्टॉप हो गया, और फर्टिलाइजेशन के दौरान, निषेचन के दौरान यहां पर मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा बताओ, समझने में आई नहीं आई यहां तक की बातें? ठीक है, ये फ्लो चार्ट समझने में आ गया? चलो भाई। यस सर। एक डायग्राम यही वाला है, बिल्कुल सेम ही डायग्राम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं उसको भी। देखो सबसे पहले जैसे इसमें अंड जननी ओगोनिया सेल, सूत्री विभाजन हो रहा है ना, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, और माइटोसिस डिवीजन से ये प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte सेल बनी बेटा, ये वाली, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। और प्राइमरी oocyte तक गर्भ जीवन, फीटल लाइफ है बेटा, ये फीटल लाइफ है। और यहां पर फीमेल का बर्थ हुआ इस वाले पॉइंट पर। तो पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त, सही बात है ना। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मियोसिस 1 जन्म से पहले प्रारंभ और प्यूबर्टी जन्म के बाद प्यूबर्टी में कंप्लीट हो गया? क्या मियोसिस 1 अंडोत्सर्ग के पहले कंप्लीट हो रहा है, अंडोत्सर्ग के बाद में कंप्लीट हो रहा है? अंडोत्सर्ग के पहले, ठीक है। मियोसिस 2 जन्म के बाद स्टार्ट हुआ, प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ, और कंप्लीट कब होगा? अंडोत्सर्ग के बाद, निषेचन के दौरान। तो मियोसिस 1 ओवरी में स्टार्ट, ओवरी में ही कंप्लीट। मियोसिस 2 ओवरी में स्टार्ट होगा और कंप्लीट कहां होगा? जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फेलोपियन ट्यूब में।
तो मियोसिस 2 कंप्लीट कहां होगा? फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होगा। जहां पर निषेचन होगा वहीं तो होगा, स्पर्म वहीं तो एंटर करेंगे। तो ये देखो फिर यहां पर बना बेटा ये द्वितीय कंडक, ठीक है, और ये प्रथम ध्रुवीय पिंड यहां पर बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी। प्रौढ़ जनन आयु में ये द्वितीयक ध्रुवीय पिंड अंडाणु बना, ये सेकंड मियोसिस डिवीजन से बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ओगोनिया सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये है बेटा यहां पर 44XX है ना, इन सभी में 44XX होंगे। प्राइमरी oocyte में 44XX होंगे। फर्स्ट पोलर बॉडी में 22X, इसमें भी 22X, यहां पर 22X और इसमें भी 22X। आप बता सकते हैं बेटा कि यहां पर एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडे बन रहे हैं? एक। 1 प्राइमरी oocyte से 1 एग बना, और 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने थे? 4 स्पर्म बने थे। और 4 नहीं पता? अरे 1 प्राइमरी oocyte से 1 एग और 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म। कंफर्म है ना? पता है ना बेटा? तो ठीक है फिर अब ये पूछा जाए कि क्रम से 100 प्राइमरी oocyte और 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 100 प्राइमरी oocyte और 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्रम से कितने शुक्राणु अंडे और शुक्राणु बनेंगे? तो प्राइमरी कितने बनेंगे? 100 प्राइमरी oocyte से 100 एग बनेंगे और 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 400 बनेंगे। अब इतना पूछे तो अंडाणु और शुक्राणु का 1:4 और शुक्राणु अंडाणु 4:1 है ना, तो ये रेशियो अपन बता सकते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब एक चीज पूछ दो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे मान लो कोई फीमेल है, वो मतलब उसने अपने लाइफ में 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, ठीक है, 2 टाइम उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, ओनली 2 टाइम, तो बताओ उसमें कितने मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुए? तो 2 मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुए। मियोसिस सेकंड कोई अबॉर्शन नहीं है, कोई गर्भपात नहीं हुआ है ना, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ वहां पे, तो उसने 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो इसका मतलब मियोसिस सेकंड 2 बार ही तो कंप्लीट हुआ, स्पर्म 2 बार एंटर किया वहां पे, है ना। तो जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा एग के, उसको फर्टिलाइज करेगा, तभी तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, नहीं तो थोड़ी होगा अपने आप ही। ठीक है, अब बताओ बेटा ये आपको oogenesis समझने में आया नहीं आया? क्लियर है? चलो आया सर। 1 मिनट और रुको बस, ये कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से, वो और देख ले। अगर किसी को जल्दी है जाने की तो जा सकता है, कोई मना ही नहीं है रोकने के लिए। सारे जाना चाहो तो सारे चले जाओ। देखो, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्र जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजन्य ओगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती है। इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। गलत बात है, स्थायी तौर पर अवरुद्ध नहीं रहती है, टेम्परेरी ये यहाँ पर अरेस्ट रहती है। शायद यहाँ पर भी परमानेंट ही बता रखा है, इंग्लिश वाले में भी देखो 1 मिनट, यहाँ पर भी डेफिनेटली ये दे रखा होगा, परमानेंट ही दे रखा है शायद, और चेंज कर दिया वो मैंने पढ़ा नहीं है ना। तो ये देखो यहाँ पर no more oogonia are formed and added after birth. These cells start division and into prophase 1 temporary arrested दे रखा ना, ये सब चेंज कर दिया, पहले परमानेंट दे रखा था यहाँ पर भी। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है इसमें कि ये परमानेंट नहीं होता है,
अस्थायी तौर पर अवरुद्ध होता है, अस्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाता है। चेंज कर लेना बेटा इसको। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं, कणिका में ग्रेनुलोसा, ग्रेन्यूल्स मतलब कणिका, इसलिए कणिका में नाम रख दिया इसका। कणिका में कोशिकाओं की परत से आवृत होती है। इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल कहा जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में कमी होती है। ठीक है, एक प्रक्रिया द्वारा भारी मात्रा में जन्म से यौवन आरंभ तक हाश होता रहता है। इसलिए यौवन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक ही शेष बच जाते हैं और यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत होता है और एक और नए प्रावरक या थीका स्तर से घिर जाते हैं, जिसे सेकेंडरी फोलिकल कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैंने इसमें क्या लिखाया फोलिकुलर अट्रेशिया में, हाँ सही है, जन्म से यौवन आरंभ तक। यह द्वितीय पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा एंट्रम कहा जाता है। ये इसका विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट हो गया। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा। यह असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणीय अंडक कोशिका, अरे ये तो क्या बोलूंगा तो इनको, प्राथमिक भ्रूणीय अंड कोशिका द्वितीय अंडक है। प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य की साइटोप्लाज्म को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? सोचने के पैसे थोड़ी लगता है ना। बता भी दिया मैंने भाई क्या होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है, इससे हास हो जाता है। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये पता नहीं है कि वास्तव में आप इसको क्या आंसर दोगे कि प्राथमिक ध्रुवीय काय का भविष्य क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। पढ़ेगी तो नीट में सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं पढ़ेगी तो है ना घर का काम करेगी। तो ये फ्यूचर होता है भाई। देखो सीधी सी बात है कि प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी में अगर डिवीजन हुआ तो उससे आगे और 2 सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, या फिर उसमें डिवीजन नहीं भी हो सकता है। तो दोनों ही पहलू हैं, या तो विभाजन हो जाएगा या फिर विभाजन नहीं होता है। बता दिया ना कि क्लियरली नहीं कह सकते कुछ भी, है ना। अब यही कह दिया तो हम भी कुछ ही नहीं कह सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं बेटा, आप तो ये ध्यान रखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट पोलर बॉडी डी जनरेट कर जाती है ह्यूमंस में, आप ये ध्यान रखना। बाकी आप इधर उधर के कोई पैकेज मॉड्यूल पढ़ते हो ना, उन पर विश्वास मत करना, है ना। फिर तो आप मेडिकल की बुक ही देख लेंगे, फिर बाद में सेलेक्ट होंगे तब। लेकिन मैं कह रहा हूं आप तो यही ध्यान रखना कि कोई डिवीजन नहीं होगा, डी जनरेट कर जाएंगे। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफिन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा कहता है। अब ग्राफी पुटक फट कर द्वितीय अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ओव्यूलेशन होगा। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या आप शुक्र जनन अंड जनन के बीच प्रमुख अंतर को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या क्या डिफरेंस दोनों के अंदर होते हैं, है ना। और ये बेटा इसका डायग्राम जो था ऊपर, मैंने आपको दोनों डायग्राम देखो ये वाले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये देखो अपन ने आज जो पढ़ा है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल डायग्राम, ओवरी हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में जो अंड जनन है वो भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, oogenesis। पता है oogenesis मैंने आपको अभी इसलिए बताया क्योंकि ये चीज मुझे बाद में फिर अलग से, जैसे ओवरी का भी स्ट्रक्चर समझाना था, तो ओवरी का स्ट्रक्चर भी हो गया, oogenesis भी कंप्लीट हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों हो चुके हैं, है ना। अब कल जो क्लास है वो अलग अलग हो जाओगे आप लोग, बिछड़ जाओगे दोनों बैच, है ना। तो उसमें बाकी के ऑर्गन्स कल वाली क्लास में पढ़ेंगे और फिर कभी वापस से दोनों का मिलन होगा बैच में, तो फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? पोलर बॉडी में यदि डिवीजन होगा तो क्या आगे? कुछ नहीं होगा, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता बेटा इसमें, है ना। चलो ठीक है, अभी फिर लीव करते हैं। समझने में आ गया यहाँ तक का? ठीक है बेटा, फिर लीव करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते।